हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर थर्ड, जिसके अंदर आज हम शुरू करेंगे बच्चा आपका कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप होते हैं बच्चा आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और जो है दूसरा ही इसका टाइप है बच्चा आपका किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसको हम आज जो है पढ़ने वाले हैं। जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका देखेंगे। तो क्या आज के लेक्चर के लिए आप तैयार हैं? क्या आपने पहले जो दो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं? अगर आपने सारा कुछ अच्छे से कर लिया है तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को, अरे यार कहाँ गया स्लाइड, एक मिनट निकालने दो। हाँ, और अगर बच्चों किसी भी बच्चे को जो है हमारे नोट्स चाहिए तो उसे वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड दिख रहा है, स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हो। नहीं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। तो वहां से जो है नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। ठीक, आओ चलो। अब जरा देखो ध्यान से। तो बच्चों जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके ओरिजिन की। तो ये जो है आपका मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एपिथेलियल टिश्यू का जो है ओरिजिन याद होगा, वो तीनों जर्म लेयर से था, बिल्कुल आपको याद होगा। ठीक, जो कनेक्टिव टिश्यू है ना वो आपका एक्चुअली में ओरिजिन में मीजोडर्मल है। और सबसे ज्यादा जो बॉडी में पाए जाने वाला टिश्यू है वो आपका होता है बच्चा कनेक्टिव टिश्यू। क्यों मिलता है? क्योंकि जो है ये आपका क्या करता है, सपोर्ट और लिंक प्रोवाइड करता है। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ये लिंक करता है टिश्यूज को और अदर ऑर्गन्स को। इसलिए जो है सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला आपका क्या है, टिश्यू है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। तो अब आप हेडिंग डालोगे कनेक्टिव टिश्यू और ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। चलो आओ देखो, कनेक्टिव टिश्यू। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका ओरिजिन कैसा है, ये जो है आपका मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब तो आप जानते हो, पहले ही लेक्चर में बताया था जर्म लेयर्स के बारे में, अच्छे से आपको याद होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं भैया, ये जो है क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। और जो ज्यादा मात्रा में मिलता है उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट यानी कि मैक्सिमम इन नंबर, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको जो है ये देखने को मिलता है। कौन सा टिश्यू? आपका बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद आपका जो आपको अगला पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है इसका फंक्शन क्या है। और जिसको फंक्शन समझ में आ गया उससे उसको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्यों मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिंक और सपोर्ट का काम करता है। ठीक, एक ऑर्गन एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने में मदद कर रहा है, इसके अलावा आपकी जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। आपने देखा था जो एपिथेलियम टिश्यू था वो एक्चुअली में बच्चा आपका कैसा था, एवेस्क्यूलर था। तो आपको याद है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई कर रहा था और उसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट था कनेक्टिव टिश्यू। तो वो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा था, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा था, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। आपको समझ में आ गया फंक्शन इसका? तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे फंक्शन। और फंक्शन में लिखोगे आप बच्चों ये क्या करता है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, जोड़ने का काम और सपोर्ट करने का काम ये करता है। लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज स्लैश ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज स्लैश ऑर्गन इन द बॉडी, ऑर्गन इन द बॉडी।
तो क्या आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? बताओ हाँ या ना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या होगी। ये ओरिजिन मेसोडर्मल है, सबसे ज्यादा जो मिलने वाला टिश्यू है बॉडी में वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक ऑर्गन को, एक टिश्यू को जो है एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा जो है जोड़ने का भी एक काम आपका कर रहा है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो मैं हटता हूं, जिस भी बच्चे को नोट करना है वो पॉज करेगा और जो है नोट कर लेगा। ठीक, उसके बाद जो है अब हम आपको फिर मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा इसका, कनेक्टिव टिश्यू का। कर लिया नोट? तो चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब जरा देखना, जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो हम जो है कनेक्टिव टिश्यू को जो है बच्चा तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। एक होगा हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप चाहो तो लूज और डेंस को एक साथ रख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, बट हम इतना नहीं जाएंगे, छोड़ो। आप इस तरीके से ही पढ़ो, ठीक है। एक हो गया बच्चा आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और जो थर्ड टाइप का होता है वो होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज का मतलब आप जानते हो, जब भी कोई पर्टिकुलर टिश्यू एक पर्टिकुलर काम करने लगता है तो वो स्पेशलाइज हो जाता है उस काम के लिए, उसको हम कहते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, आज हम स्पेशलाइज तो नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा नाम से समझने की कोशिश करना, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को। देखो लूज, लूज से आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको डेंस का मतलब आप जानते हो जिसका घनत्व ज्यादा होता है। अब चलो ये तो हिंदी का शब्द हो गया, पर हम कहते हैं ना यार देखिए ये कितनी डेंस है, ये जो है कितनी डेंस है। अब तू इसको इस तरीके से समझ, देख एक तरफ तू ले लिक्विड और ले सॉलिड, ठीक है। ऐसा कर लिक्विड की, तुम सपोज कर एक बकेट में आपका लिक्विड भरा हुआ है, आप उसके अंदर सॉलिड डालते हो, बट आपने सॉलिड इतना अमाउंट में नहीं डाला है, तो उसमें क्या होगा, वो सॉलिड जो है उस लिक्विड में क्या करता रहेगा, फ्लोट सा करता रहेगा। तो आपको क्लियरली दिखेगा यार अभी भी इसके अंदर क्या है, अभी भी क्वांटिटी सेम नहीं है, अभी भी ये क्या है, ये अभी भी फ्लूइड इसके अंदर ज्यादा है। तो ऐसे जो कंपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आप अपने आप इस बात से समझ जाओगे जब आपको मैं बताऊंगा अभी आगे की स्लाइड पर कि ये कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर बना होता है। अगर आप एक कंपोनेंट को ज्यादा रखोगे दूसरे को कम रखोगे तो उसी से बेटा लूज बनेगा, और एक कंपोनेंट को ज्यादा दूसरे को कम तो उसी से बन जाएगा आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस का मतलब क्या है, सेम वही एग्जांपल लेते हैं, बकेट लो उसके अंदर वाटर रखो, ठीक है। और अब तुम क्या करो, सॉलिड जो है ज्यादा मात्रा में डाल दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, गाढ़ा गाढ़ा देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो आप उसको क्या कहोगे, ये तो यार बहुत ही ज्यादा डेंस है। क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंस। ठीक, अब जो हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं बच्चा, उसके अंदर आता है आपका एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा आता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छे से पढ़ेंगे मजा आएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपका दो तरीके का आपको पढ़ना है, एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है बच्चों डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, और जब हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं जो कि आप पढ़ चुके हो, एक है बच्चा आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। आप जो है बच्चा लोकोमोशन मूवमेंट में बेसिकली क्या है आप इसके बारे में जानते हो, बट हमें आपको कार्टिलेज और बोन के बारे में इसमें बताना है। ठीक, इसके बाद आता है बच्चा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में ही आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपका बच्चा ब्लड और लिम्फ और सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड, आपको सारे सारे कंपोनेंट्स आपको ब्लड के आते हैं। आपको लिम्फ भी पता है, आपको पता है ब्लड से ही लिम्फ बनता है, और ब्लड और लिम्फ में क्या फर्क होता है ये भी आप अच्छे से जानते हो। जो बच्चा हमसे लगातार पढ़ रहा है उसको अच्छे से पता है भैया। ठीक, तो चलो आओ एक बार मैं क्लासिफिकेशन को यहाँ पर बच्चों लिख देता हूं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कनेक्टिव टिश्यू, आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और इस तरीके से इसको आप क्लासिफाई आप कर दोगे। ये देखो सबसे पहले आ जाएगा बच्चा आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आ जाएगा आपका बच्चा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और देन आ जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो मैं कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक टर्म यूज करूंगा सीटी, बार बार मैं अब नहीं लिखने वाला हूं तो मैं यहां ऊपर लिख ही देता हूं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है सीटी, तो लूज सीटी हो गया एक आपका, एक आपका हो जाएगा बच्चा डेंस सीटी यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और यहां पर आ जाएगा आपका बच्चा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
समझ में आ गया आपको? अब देखो, जब आप बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हो तो इसके अंदर आपको फर्दर 2 कैटेगरीज पढ़नी है, ठीक। इसके अंदर कौन कौन आता है लूज के अंदर? लूज के अंदर आपको पढ़ना है बच्चा एडिपोज, सबसे पहले आप डाल लो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जब आप बात करते हो बच्चा डेंस की, तो डेंस में आपको डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब देखो यहां भी शब्दों से आपको पता लग रहा है, कोई चीज रेगुलर हो, कोई यूनिफॉर्म हो, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, तो उसे आप कहोगे रेगुलर, और जिसका जो है रैंडमली अरेंजमेंट हो उसको आप कहोगे इरेगुलर, ठीक। तो आप यहां पर लिखोगे डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरी तरफ आप यहां पर लिखोगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और जब हम बात करते हैं बच्चा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो यहां पर आपको दो, आप यहां पर फर्दर क्लासिफाई करोगे 2 कैटेगरीज में। एक आएगा बच्चों आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक हो गया बच्चों आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपको इन डिटेल पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा आपको कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, आप बोन्स के बारे में जानोगे, ठीक। दूसरा आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपको पढ़ना है भैया बोन्स और कार्टिलेज के बारे में, बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बच्चा, उसके अंदर आप, उसमें आप पढ़ते हो ब्लड एंड लिम्फ के बारे में, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, ब्लड एंड लिम्फ। देखो, अब बताओ क्या किसी को क्लासिफिकेशन में कोई समस्या है? मैं हटता हूं। तो आपको क्या समझ में आया, जब हम कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं तो 3 कैटेगरीज में कर देते हैं। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और जो थर्ड टाइप है वो है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या हो चुका है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है, उसी को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब मैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूं तो आपको पढ़ना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है आपको, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, और स्पेशलाइज्ड में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, जिसके अंदर आप बोन्स कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हो, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हो बच्चा ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो आप यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे, इसके बाद मैं आपको कंपोनेंट बताऊंगा कि भैया एक्चुअली में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो बच्चे दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो बच्चा सेल होगी, और दूसरा जो सेल के बाहर का जो एनवायरमेंट है, यानी कि जिसको आप मैट्रिक्स कहते थे, जिसको आप कहोगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि दो चीजों से मिलकर आपका कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है, एक तो सेल्स और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर आप सेल्स के टाइप्स जानोगे, कौन कौन सी सेल्स आपको देखने को मिलती है कनेक्टिव टिश्यू में। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है, जो बाहर का एनवायरमेंट है, वो आपका किससे मिलके बना हुआ है उसके बारे में भी आप जानोगे। तो पॉज करो और नोट करो। नोटेड? कर लिया आपने नोट बच्चा? तो देखो, चलो आओ, अब आप लोगे नेक्स्ट स्लाइड, और यहां पर आप लिखोगे क्या, आप यहां पर इस तरीके से लिखो, और यहां पर लिखो कनेक्टिव टिश्यू। मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर सीटी, और आप यहां पर लिखो सीटी, इस तरीके से आप एरो निकालो, और ये देखो, और यहां पर लिखो मेड अप ऑफ, या कनेक्टिव टिश्यू किस किस से मिलके बना हुआ है। एक तो आपको पता भी है, एक तो सेल होगी और दूसरा उसके आसपास का एनवायरमेंट होगा। तो आप यहां पर लिखोगे एक तो सेल्स, कि भैया कौन कौन सी सेल्स मिलती हैं ये आप जानो। दूसरा आपको देखने को मिलता है सेल्स के बाहर का एनवायरमेंट, जिसको आप कहते हो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हो बच्चों? जिसको आप कहते हो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक। अब जरा देखो, अब जब मैं बात करता हूं बच्चा सेल्स की, तो आपको कौन कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी? एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेल देखने को मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको आप कहते हो फिब्रोब्लास्ट। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगी मैक्रोफाज, और जो हमसे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा है वहां पर हमने मैक्रोफेजेस की बात करी थी, ठीक है। तो अच्छे से जानते हैं आप मैक्रोफेज कैसी सेल होती है, एक ऐसी सेल जो बेटा
बैक्टीरिया वायरस का क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, उसी को हम कहते हैं मैक्रोफाज, तो वो भी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा मास्ट सेल भी आपको देखने को मिलती है। जो बेसोफिल को अच्छे से जानते हैं वो मास्ट सेल को भी जानते हैं, क्योंकि बेसोफिल मास्ट सेल फंक्शन में और स्ट्रक्चर में दोनों की दोनों सेम है, एज इट इज, दोनों की दोनों भैया क्या है, जुड़वा बहनें हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पढ़ना है बच्चा प्लाज्मा सेल के बारे में, ठीक। जब मैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो आप एक पढ़ते हो प्रोटीन फाइबर्स के बारे में, ठीक। जैसे कि बेटा कोलेजन आपका फाइबर हो गया, आपका इलास्टिक फाइबर हो गया, और आपका रेटिकुलर फाइबर हो गया। जब मैं बात करता हूं ग्राउंड सब्सटेंसेस की, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक है फाइबर्स, एक है ग्राउंड सब्सटेंसेस, इसको आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है। वो एक्चुअली में होता है बच्चा, वो होता है, वो बना हुआ होता है आपका मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का। मैं भी डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप म्यूकोपॉलीसेकेराइड कह सकते हो, और इसके अलावा आप कह सकते हो बच्चा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। ये क्या है आपके, ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। अभी बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर नेक्स्ट आपको पढ़ना ही है, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भैया क्या होती हैं ये चीजें, ठीक है। कभी जब भी बच्चों सब्र रखना होता है, सारी चीजें समय आती हैं, कम सॉरी सारी चीजें समझ में आती हैं बट एक समय पर आके, ठीक। तो सेल्स में आप सबसे पहले डाल दोगे फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट। अब जो सेकंड सेल है बच्चों, उसका नाम आप क्या लिखोगे, मैक्रोफाज या फिर फेज, जो भी आप कहना चाहो, मैक्रोफेज। और इसके अलावा आपको देखने को मिलती है बच्चा मास्ट सेल, मास्ट सेल, और आपको देखने को मिलती है प्लाज्मा सेल। पर जब आप डायग्राम देखोगे ना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, तो आपको वहां पर इओसिनोफिल भी देखने को मिलती है, आपको वहां पर न्यूट्रोफिल भी देखने को मिलती है। तो वो जो है, मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा, मैं वहीं पर डायग्राम में ही आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक। तो क्या आपको समझ में आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आपका सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलके बना है। सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, और आपकी बच्चा प्लाज्मा सेल आ गई, ठीक। अब जरा ध्यान से देख, जब मैं बात करता हूं तेरी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, तो देख ये आपका दो चीजों से मिलके बना है। एक है तेरा प्रोटीन फाइबर्स, एक है बच्चे आपके प्रोटीन फाइबर्स, दूसरे हैं आपके ग्राउंड सब्सटेंसेस। एक तरफ है आपके बच्चा प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, दूसरी तरफ आ जाता है बच्चा आपके ग्राउंड सब्सटेंसेस, ग्राउंड सब्सटेंसेस। अब देख, प्रोटीन फाइबर्स में जो तुझे पढ़ने हैं वो है कोलेजन, कोलेजन फाइबर के बारे में, ठीक। एक मिनट, ढंग से लिख देते हैं इसको। एक तो बच्चों हम जानेंगे कोलेजन फाइबर के बारे में, दूसरा हम जानेंगे आपके इलास्टिक फाइबर के बारे में, और थर्ड वन भी मैं आपको बता दूंगा, जो है आपका रेटिकुलर फाइबर, जो कि आपका एक तरह का कोलेजन फाइबर ही है, रेटिकुलर फाइबर, ठीक। अब देखो, मैं चाहता तो यहाँ पर फाइबर लिखता, बट एक्चुअली में सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं, समझ रहे हो, इसलिए इनको जो है प्रोटीन फाइबर्स आपके कहते हैं। इलास्टिक प्रोटीन जो है वो इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, जो रेटिकुलर फाइबर है वो आपका रेटिकुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो कोलेजन फाइबर है वो कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं प्रोटीन फाइबर्स। जब मैं बात करता हूँ ग्राउंड सब्सटेंसेस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जिसमें आप चाहो तो लिख सकते हो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंसेस आपसे किससे मिलके बना हुआ होता है, ग्राउंड सब्सटेंसेस, तो वो आपका मिलके बना हुआ होता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जैसे कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जैसे कि आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। बताओ, क्या आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना। मैं हटूं एक बार, जो भी बच्चा नोट करना चाहता है वो नोट कर लेगा। आपको इससे पता लग गया कि भैया एक्चुअली में जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है ना वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सेल्स, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक।
सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल। दूसरा जो आता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसके अंदर आते हैं बच्चा आपके प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस। ठीक, अब ये जो फाइबर्स और जो ये आपके ग्राउंड सब्सटेंसेस है, इसका जो बच्चा कंपोजिशन होगा वो डिसाइड करेगा कि लूज कौन है और डेंस कौन है। ठीक, तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। आपको पता है जो फाइबर्स हैं वो क्या है आपके, एक तरीके से सॉलिड वाला पार्ट है, और जो आपका ग्राउंड सब्सटेंसेस है वो लिक्विड वाला है। ठीक, तो देखो अब कर लिया नोट आपने। चलो आओ देखो, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लेके चलता हूं। आप सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालोगे क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू। आप हेडिंग डालोगे यहां पर बच्चा लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो इसका नाम लूज है, लूज का मतलब क्या होता है तो मैं तुम्हें बताता हूं। इसमें क्या होगा, लूज यानी कि सॉलिड पार्ट जो है बच्चा क्या होगा, कहीं पर सॉलिड पार्ट कम है, लिक्विड पार्ट ज्यादा है, तो आपको कैसा दिखेगा, चीजें आपको काफी ज्यादा लूज देखने को मिलेगी। ठीक, इसलिए हम इसको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसके अंदर आपको मैट्रिक्स ज्यादा देखने को मिलता है, फाइबर्स कम होते हैं। क्या होता है बच्चा, मैट्रिक्स ज्यादा फाइबर कम। क्या आपको समझ में आ गया। कभी आपने नूडल्स खाए, आपने कभी नूडल्स खाए हो तो आपने देखा होगा वो सूप के अंदर जो नूडल्स होते हैं, तो बिल्कुल जैसे सूप में नूडल्स होते हैं ना, वैसे ही आप कंपेयर कर सकते हो लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी। ठीक, तो आप यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, आप यहां पर लिखोगे मोर मैट्रिक्स, यहां पर मैट्रिक्स ज्यादा होता है यानी कि ग्राउंड सब्सटेंसेस। आप लिखोगे बच्चा मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर्स, जो फाइबर्स होते हैं वो आपके कम है। आप बिल्कुल इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जो मैट्रिक्स है वो है एक सूप है, और जो फाइबर्स हैं वो आपके नूडल्स हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। और आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं, सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड, cells and fibers loosely arranged in semi fluid ground substances। तो जो आपका सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस है उसके अंदर कौन जो है लूजली अरेंज्ड है आपके बच्चा, सेल्स एंड फाइबर्स, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या है, वो आपके सॉलिड पार्ट हैं, वो दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चा, सॉलिड पार्ट हैं। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, बताओ हाँ या ना। तो इसके अंदर जो सबसे पहला मैं शुरू करूंगा वो मैं शुरू करूंगा बच्चा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और आप हेडिंग डालो सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आप यहां पर हेडिंग डालोगे बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाना चाहूंगा। देखो वहां पर आपको सारी की सारी सेल्स देखने को मिलेंगी। जरा इस डायग्राम पर आओ और जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है बच्चे यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू में ए डल रहा है वहां पर और लिख रहा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो जरा ध्यान से इस डायग्राम को, देखो ये आपको क्या दिख रहा है, देखो ये आपको दिख रहा है बच्चा, ये है आपका मैक्रोफेज, ये जो आपको सेल दिख रही है क्या है, मैक्रोफेज। फिर यहाँ पर दिखाइए बच्चा ये फिब्रोब्लास्ट, ये आपको दिख रही है ये वाली सेल ग्रीन वाली, ये है आपकी फिब्रोब्लास्ट। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चा, ये जो ब्लू कलर से बनाए हैं ये हैं आपके कोलेजन फाइबर्स। अब ये जो डायग्राम है ना ये आधा अधूरा है, पूरी लेवलिंग नहीं है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बच्चा ब्लड वेसल। भाई ब्लड वेसल भी तो प्रेजेंट होती है इसके अंदर, वेस्क्यूलर होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल। इसके अलावा आपको क्या ये दिख रहा है, ये येलो कलर का सा, ये जो ऑरेंजिश आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये आपका है, ये है बच्चों आपका इलास्टिक फाइबर, ये है बच्चों आपका इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। और ये जो आपको सेल दिख रही है जिसमें आपको हेडफोन शेप का न्यूक्लियस दिख रहा है, कहां पर दिखता था याद करो, कौन सी सेल थी, मैंने बता रखा है आपको, इयोसिनोफिल बच्चा, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। के अलावा क्या आपको ये वाली सेल दिख रही है, बिल्कुल, तो ये है बच्चों आपकी प्लाज्मा सेल, ये है आपकी बच्चा प्लाज्मा
सेल, जिसके बारे में अभी हमें एक एक करके जानना है। अभी मैं इस डायग्राम की आपको लेवलिंग कर रहा हूं। और ये वाली जो सेल आपको दिख रही है जिसके अंदर मल्टी लोब्स आपको न्यूक्लियस की दिख रही है, इसको आप कहते हो न्यूट्रोफिल। इसको आप कहते हो बच्चा न्यूट्रोफिल। और देखो इसके साथ साथ ये वाली जो सेल यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिखाई है, ये है आपकी एडिपोसाइट्स। ये है आपकी एडिपोसाइट्स। याद है एडिपोसाइट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो कि फैट स्टोर करती है, एडिपोसाइट्स। बताओ हाँ या ना? कि आपको ये डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम आपको एज इट इज बच्चों अपनी नोटबुक में बनाना है, जिसके अंदर आपको लेवलिंग के लिए आ जाएगा और वो आपसे पूछ लेंगे। समझ रहे हो? जिसके अंदर आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 मार्किंग्स दे रखी थी, एक मैक्रोफाज की, फिब्रोब्लास्ट की, कोलेजन फाइबर की। इसके अलावा आपको ये जो दिख रहे हैं, मैंने इलास्टिक फाइबर के बारे में आपको बताया। देखो वो इलास्टिक है, इलास्ट्रिक नहीं है। तो गलती हो गई ना जल्दबाजी में। ये बच्चों इलास्टिक है, इलास्टिक फाइबर। ठीक, आपको ब्लड वेसल दिख रही है, आपको एडिपोसाइट्स दिख रही है, आपको न्यूट्रोफिल दिख रही है, आपको मास्ट सेल, देखो ये दिखाई एनसीईआरटी ने मास्ट सेल। ये है आपकी मास्ट सेल। ठीक, इओसिनोफिल आपको दिख गई, प्लाज्मा सेल आपको दिख गई, आपको दोनों फाइबर्स दिख गए। क्या आपको समझ में आ गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम? बताओ हाँ या ना? अगर आपको ये समझ में आ गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम, तो बच्चा मैं जो है इसकी सेल्स से जो है शुरुआत करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे फिब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, मैक्रोफेज का काम क्या होता है, मास्ट सेल का काम क्या है, प्लाज्मा सेल का काम क्या है। इओसिनोफिल आप जानते हो एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। न्यूट्रोफिल क्या है? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। क्या करती है बेटा? लड़ने में मदद करती है। जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है आपको। समझ में आ गया? तो देखो देखो ये अभी हम आगे चलते हैं। आ जाओ। अरे यार स्लाइड नहीं है, 1 मिनट दो, मुझे स्लाइड ऐड करने दो। तो चलो मैंने स्लाइड ऐड कर ली है, आओ कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप यहाँ पर डालोगे सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर डल गया। अब आप यहाँ पर डालो सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। या फिर आप ये भी ना डालना चाहो तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी डाल सकते हो। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप पढ़ोगे बच्चा फिब्रोब्लास्ट के बारे में, फिब्रोब्लास्ट के बारे में। अब फिब्रोब्लास्ट क्या करती है जरा देखो। मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चा ये होती है फिब्रोब्लास्ट, ये आपकी मैक्सिमम इन नंबर है। क्या है? मैक्सिमम इन नंबर, यानी सबसे ज्यादा जो है आपको यही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल है ना, यही जो है वो प्रोटीन फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है। जो आपने अभी देखे थे कोलेजन फाइबर्स, आपने देखे थे इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इनका जो आपका प्रोडक्शन कर रही है वो कौन कर रही है? वो आपका बनाने का काम कर रही है फिब्रोब्लास्ट। इसके अलावा जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है जिसे मैट्रिक्स कह रहे हो, उसको भी बनाने का काम, उसको भी सीक्रेट कौन कर रहा है? फिब्रोब्लास्ट कर रही है। तो आप फिब्रोब्लास्ट में क्या लिखोगे? यहाँ पर आप जो लिखोगे मैक्सिमम होती है नंबर में, मैक्सिमम इन नंबर, यानी कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा यही आपको देखने को मिलती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करती है बच्चा प्रोटीन फाइबर्स को। आप लिखोगे प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर्स। ये प्रोड्यूस करती है आपके प्रोटीन फाइबर्स को। और इसके अलावा ये क्या सीक्रेट करती है? ग्राउंड सब्सटेंसेस को। तो देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट सेल है ये आपके लिए। भैया कनेक्टिव टिश्यू के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सेल है ये फिब्रोब्लास्ट। प्रोटीन फाइबर्स को बनाने का काम कर रही है, ग्राउंड सब्सटेंसेस को सीक्रेट कर रही है, सीक्रेट ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसे आप कहते हो बच्चा मैट्रिक्स, जिसे आप कह सकते हो मैट्रिक्स। बताओ क्या आपको समझ में आ गया है या ना? क्या फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन आपको समझ में आ गया? बहुत इजी है, पॉज करोगे और नोट कर लोगे। हो गया? चलो आओ अब आप डालो नंबर 2। सेकंड आती है बच्चा आपकी मैक्रोफाज। सेकंड आती है बच्चों आपकी मैक्रोफाज। अब जो मैक्रोफाज है उसका काम बहुत आसान है भैया। मैक्रोफाज क्या करती है? इस तरीके से समझो, कोई ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपकी मैक्रोफाज है, ठीक है, ये इसके पास जाती है और क्या करती है? अरे यार ये डायग्राम सही से नहीं बना, इतना हटाओ इसे। इस तरीके से समझो, ये कोई बैक्टीरिया है, ये है आपकी मैक्रोफाज, ठीक है, ये इसके पास जाएगी
और पास जाके इसको इस तरीके से क्या कर लेगी, ये एनगल्फ कर लेगी। क्या कर लेगी, ये इस तरीके से इसको एनगल्फ कर लेगी और अंदर जो है क्या करती है, ये एंजाइम्स को छोड़ती है और उसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर लेती है। तो बेसिकली इसने क्या करा, आई और बिल्कुल निगल गई, आई और उस बैक्टीरिया वायरस को बिल्कुल निगल गई। यानी कि ये क्या करती है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी कि किसी भी चीज को एक सेल के द्वारा निगल जाना ही कहलाया जाता है फैगोसाइटोसिस। इसलिए हम कहते हैं जो मैक्रोफाज होती है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। क्या आपको समझ में आ गया? फूड पार्टिकल के पास आई, इसके लिए तो भैया फूड पार्टिकल ही है ना, जो वायरस है बैक्टीरिया है, क्या इसके लिए फूड पार्टिकल है। ये आती है और उसे ईट कर जाती है, निगल जाती है, एनगल्फ कर जाती है। हटाओ इसको। चलो देखो, आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक इन नेचर। तो भैया नेचर में कैसी है, फैगोसाइटिक है, फैगोसाइटिक इन नेचर। और इसके अलावा ये जो है बच्चा क्या करती है, ये फैगोसाइटिक तो है बट ये क्या कर रही है, डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्या करती है, डेस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया और वायरस को बाय फैगोसाइटोसिस, बाय फैगोसाइटोसिस। किसके थ्रू करती है, ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये जो है क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है किसको, बैक्टीरिया को और आपके वायरस को। ठीक, अब जो नंबर थर्ड आप डालोगे बच्चों, वो डालोगे मास्ट सेल, वो डालोगे आप मास्ट सेल। अब मास्ट सेल के बारे में आप क्या लिखोगे भैया, ये मास्ट सेल जो है ना बिल्कुल सेम है, आप लिखोगे सेम एज बेसोफिल। यानी कि स्ट्रक्चर में भी सेम है, फंक्शन में भी सेम है। और आपको याद होगा बेसोफिल जो है बच्चा वो 3 सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती थी, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और आपका हिपेरिन। और तीनों के फंक्शन आप बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों जानते हो। ठीक है, सेम एज वेजोफिल, बट मैं फिर भी यहां पर लिखाऊंगा सेम एज वेजोफिल। और आप यहां पर लिखोगे सीक्रेट, क्या क्या सीक्रेट करती है ये आपका सीक्रेट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। सीक्रेट हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। बताओ क्या आपको समझ में आ गया यहां तक सारी की सारी चीजें? आप पॉज करोगे और नोट करोगे। और नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको स्टामिन का फंक्शन बताऊंगा। वैसे आप जानते हो जो स्टामिन होता है वो वेसोडाइलेटर होता है। और ये का जो है इसका एक्ट कहां पर देखने को मिलता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर। आपको अच्छे से याद होगा मैंने आपको इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी बताई थी। कहां पर बताई थी सर? मैंने आपको बताई थी बच्चा, मुझे जितना याद है आपको मैंने ये बताई थी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, क्योंकि वहीं पर हमने वेसोफिल आपको पढ़ाया था। ठीक, देखो आ जाओ। अब आप यहां पर डालोगे सबसे पहले हिस्टामिन, हिस्टामिन। मैंने क्या बताया हिस्टामिन का फंक्शन, देखो जरा ध्यान से। जो आपको यहाँ पर हिस्टामिन दिख रहा है बच्चा, क्या है हिस्टामिन? हिस्टामिन जो है वो आपका वेसो डायलेटर होता है। हिस्टामिन कौन है? हिस्टामिन जो है वो आपका वेसो डायलेटर है, वेसो डायलेटर। अब देखो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो वेसो और एक डायलेटर। इसका मतलब होता है डायलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। वेसो मतलब ब्लड वेसल्स के लिए शब्द यूज हुआ है, डायलेटर मतलब डायलेशन की बात कर रहा है। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होता है सर? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स बताता हूं, अभी रुको। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो देखो जरा ध्यान से, डायग्राम से ही तुम्हें समझ में आएगा। सपोज करो ये कोई ब्लड वेसल है, ये अब तक स्टामिन ने इसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं करा है। जैसे ही स्टामिन इसके ऊपर एक्ट करेगा ये डायलेट कर देगा। बेसिकली क्या करा, इसने डायमीटर इंक्रीज कर दिया। अब जब ऐसे ब्लड वेसल जो आपकी पहले, एक मिनट देखो जरा ध्यान से, अब जरा समझने की कोशिश करना। जब डायामीटर ब्लड वेसल का कम था तो उसके अंदर जो बेटा ब्लड था वो कम था। जब डायामीटर बढ़ जाएगा तो क्या वहां ब्लड भी बढ़ जाएगा? बिल्कुल ब्लड बढ़ जाएगा। तो जिस एरिया में ये जो है स्टामिन एक्ट करता है तो क्या वहां पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये ब्लड फ्लो बढ़ाया क्यों गया है? इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि वहां पर बच्चा कोई ना कोई बैक्टीरिया वहां पर एंटर कर चुका है। ठीक है,
जिससे चांसेस है बॉडी को हार्म हो। तो वहां पर हमें जो है अपनी बॉडी के जो आर्मी है उसको पहुंचाना होगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर, तो वहां ब्लड का फ्लो बढ़ा दो। जब वहां ब्लड का फ्लो बढ़ेगा बच्चा, तो वहां पर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी जाएगी, और डब्ल्यूबीसी जाएगी तो वहां पर अपना एक्शन करेगी। और जब ब्लड वहां ज्यादा हो जाएगा तो क्या बच्चों, वो जो एरिया है वहां पर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी सूजन देखने को मिलेगी। जब उनका एक्शन होगा तो वो एरिया जो है बच्चा वहां पर रेडनेस देखने को मिलेगी, थोड़ा गर्म वो एरिया होता है, फूला फूला आपको दिखता है। इसी को कहते हैं इन्फ्लामेशन। और ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है इसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। यानी कि जो हिस्टामिन का काम है वो कहां पर होता है, वो इन्वॉल्व होता है बेटा इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। ठीक, वैसे मैंने आपको इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस इन डिटेल अच्छे से बता रखी है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ब्लड इन अफेक्टेड एरिया। इन अफेक्टेड एरिया, जिस भी एरिया पर जहां पर भी ये एक्शन हो रहा है हिस्टामिन का, वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ाया गया है ब्लड फ्लो भैया? रीजन बहुत ही ज्यादा क्लियर है। वो क्या है, क्योंकि वहां पर चांस कोई बैक्टीरिया या वायरस वहां पर आ चुका है। ठीक, अरे यार, जिसका भी देखा कोई मधुमक्खी आपको काट जाती है, देखा वो एरिया कितनी जल्दी रेड हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ाया गया है? जिससे कि वहां पर डब्ल्यूबीसी ज्यादा आए और जो है वहां पर अपना वो काम कर सके। ठीक, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब जो हिस्टामिन का काम है इसी का जस्ट अपोजिट काम करता है कौन? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? इसी का जस्ट अपोजिट काम करता है कौन? आपका बच्चा सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन भैया क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से बच्चा। जो सेरोटोनिन है वो भैया वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। यानी कि ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी कि जो डायमीटर बढ़ा हुआ है उसको और कम कर देगा। और डायमीटर कम होगा बेसिकली क्या करेगा, ब्लड फ्लो को कम कर देगा वहां पर। ठीक, तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा ये क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ये करता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ये करता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, बेसिकली उसका क्या करेगा, डायामीटर जो है बच्चा ये कम कर देगा। चलो डायग्राम बना के दिखा देता हूं। डायग्राम बना के दिखा देता हूं। सपोज करो ये इस तरीके से बढ़ी हुई है, ठीक है। जब ये इसके ऊपर एक्ट करेगा तो जरा ध्यान से देखना, देख रहे हो इसने डायमीटर कितना कम कर दिया। क्या आपको इससे फील मिल रहा है कि भैया इसके अंदर जो ब्लड फ्लो चल रहा होगा वो भी तो बच्चा कम हो जाएगा। अब ये कब जो है अपना फंक्शन करेगी, क्योंकि आपको पता है जैसे ही अपना फंक्शन करेगी डायमीटर कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो जो एरिया है उसमें ब्लड कम हो गया। अब ये ब्लड कहां पर कम करा जा रहा होगा, सपोज करते हैं आप जो है कोई काम कर रहे थे ब्लेड से, गलती से ब्लेड आपकी फिंगर को लग गया और फिंगर कट गई। वहां पर बच्चा क्या ब्लड फ्लो होने लगेगा? बिल्कुल। अब ब्लड फ्लो उतना ही ज्यादा होगा जितना ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड ज्यादा होगा। तो उसी समय पर सेरोटोनिन एक्ट करता है उसी इंजरी साइट पर, उसी कट वाली साइट पर, और क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो सबसे कम कर दिया जाए और ब्लड का लॉस कम हो जाए। क्या आपको समझ में आ गया सेरोटोनिन का फंक्शन कहाँ है? स्टेमिन का फंक्शन आपको समझ में आ गया? बताओ। क्योंकि भैया जहां पर कट लगा है अगर वहां पर नॉर्मल रहती है ब्लड वेसल तो ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, उस समय रोकना है। आप समझ रहे हो? उस समय ऑल्दो क्लॉटिंग की तो वो प्रक्रिया जो है वो चली रही है प्रोसेस, बट इसके अलावा सेरोटोनिन भी वहां पर एक्ट करता है। क्या करता है, इस तरीके से उसको पतला कर देगा बेटा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे कि क्या होगा, आपका वहां पर ब्लड ज्यादा पहुंच ही नहीं पाएगा और ब्लड फ्लो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, जिस एरिया में इसने काम करा वहां पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ब्लड, डिक्रीज ब्लड इन अफेक्टेड एरिया, इन अफेक्टेड एरिया। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, पता भी तो होना चाहिए ना भैया, ये प्रक्रियाएं हो कहां पर रही हैं, देखने को कहां पर मिलेगी। तो इससे होता क्या, ये डिक्रीज कर देता है बच्चा, क्या, डिक्रीज हाई, डिक्रीज हाई ब्लड लॉस ड्यूरिंग कट और इंजरी। जब आपकी कट लग जाए या फिर इंजरी हो जाए उस समय पर भैया ब्लड लॉस को बहुत ज्यादा कम करने में
मदद करता है? कौन? आपका सेरोटोनिन। बताओ क्या दोनों के दोनों फंक्शंस क्लियर हैं? बहुत आराम से मैंने तुम्हें समझाया, समझ में भी तुम्हारे बिल्कुल आ गया होगा। अब इसके बाद हेपेरिन के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और नोट करो। हेपेरिन तो आसान है यार, देखो हेपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो कि आपकी बेटा प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। जब जब भी आपके कोई कट नहीं लगा है, अभी जैसे कि मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, आपकी में कर रहा है, तो इस समय आप थोड़ी जानते हो कि आपके खून का थक्का जम जाए, आप थोड़ी जान चाहते हो ये तो आप तभी तो चाहते हो, आपके चाहने से तो वैसे कुछ होता नहीं है। जब आपके कट लग जाता है तब बॉडी चाहती है कि ये ब्लड जो है ज्यादा बहे नहीं, लॉस ना हो, तो ब्लड को थक्का जमा देती है, उसको क्लॉट कर देती है। समझ में आ गया? देखो आगे, तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो तो उसे कौन मदद कर रहा है? हेपेरिन। तो आप नंबर थर्ड डाल लोगे, हेपेरिन। हेपेरिन। ठीक। देखो, तो हेपेरिन क्या है आपका? हेपेरिन जो है वो आपका एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोऑगुलेंट, यानी को आपने पढ़ा था कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, एंटी कोऑगुलेंट। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और कब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है? जब भैया ये हमारी अंदर बह रहा है, बाहर निकलने लगा तो भैया करा तो ये इसका काम ही इनएक्टिव हो जाता है, फंक्शन ही इसका इनएक्टिव हो जाता है। ठीक। वैसे तो मैं बता सकता हूँ कि ये किस तरीके से जो है आपकी क्लॉटिंग को रोकता है, बट इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर बच्चा प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये प्रिवेंट करता है आपके क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को। ये प्रिवेंट करता है बच्चों आपकी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को। बताओ क्या यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद जो है, अब हम किसके बारे में जानेंगे? प्लाज्मा सेल के बारे में जानेंगे। करो नोट। हो गया नोट? चलो आओ, अब आप डालो नंबर फोर्थ। और नंबर फोर्थ में आप डालो प्लाज्मा सेल। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो प्लाज्मा सेल है ना, वो एक टाइप की डब्ल्यूबीसी ही है। प्लाज्मा सेल क्या है? आपकी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या करेगी ये भी भैया वही डब्ल्यूबीसी की तरह ही काम करती है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। और ये क्या करती है? ये आपका बच्चा क्या कर रही है? ये जो है प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करती है और सीक्रेट करती है किसको? एंटीबॉडीज को। प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एंटीबॉडीज। प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। बताओ समझ में आ गया, हाँ या ना? तो पॉज करके नोट कर लो। चलो मैं हटूं क्या? अच्छा दिख नहीं रहा होगा, चलो। इसके बाद मैं प्रोटीन फाइबर्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें आपको मेनली कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन फाइबर के बारे में ही जानना है। ठीक हो गया? आओ देखो, तो अब आप यहां पर डालोगे बच्चा प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर्स। देखो, तो आप यहां पर लिखोगे कोलेजन। एक तो आपको पढ़ना है बच्चा कोलेजन के बारे में, ठीक है? कोलेजन फाइबर। और दूसरा पढ़ना है आपको बच्चा इलास्टिक फाइबर के बारे में। लास्ट, अरे यार ये इलास्टिक क्यों लिख देता हूं मैं? देखो, दूसरा आपको पढ़ना है बच्चा इलास्टिक फाइबर के बारे में। देखो, आ जाओ। अरे यार ये क्या हो गया? ये इस तरीके से मैं लाइन खींच लेता हूं। ये देखो, हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, जरा गौर करके देखना तुम लोग, ठीक है? ये ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये कोलेजन फाइबर्स है। और दूसरा मैं बनाता हूं आपका इलास्टिक फाइबर, ठीक है? दूसरा मैं बनाता हूं बच्चा आपका इलास्टिक फाइबर।
देख जरा ध्यान से। ये अब बता दोनों में तुझे फर्क क्या दिख रहा है। देख, एक तरफ मैंने जो कोलेजन फाइबर बनाया ना, वो मैंने एक नहीं बनाया, मैंने कई सारे बनाए हैं, ठीक है। दूसरा जो मैंने इलास्टिक फाइबर बनाया है ना, वो देख मैंने सिंगल बनाया है। इसके अलावा तुझे यहाँ पर ब्रांचिंग भी दिख रही है, जबकि कोलेजन फाइबर में तुझे कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिख रही। अब जो इलास्टिक फाइबर है वो मैंने किस कलर से बनाया है, येलो कलर से बनाया है। बच्चे ये एक्चुअल में येलो कलर का होता है, इसलिए इसको येलो फाइबर भी कहते हैं। जो कोलेजन फाइबर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको व्हाइट फाइबर कहते हैं। बट अब मैं व्हाइट कलर से यहाँ पर बनाता तो आपको दिखता नहीं। और इसके अलावा आपको जो कोलेजन फाइबर है वो बंडल में दिख रहा है। देखो कितने सारे कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं, तो ये आपका बंडल में प्रेजेंट होता है। जबकि इलास्टिक फाइबर सिंगल होता है और आपका ब्रांच्ड होता है। इलास्टिक फाइबर इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, कोलेजन फाइबर जो है बच्चा वो आपका कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ है। तो इतने जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं, पहले इसको लिखो फिर मैं बताऊंगा। चलो अभी बता देता हूं। जो कोलेजन फाइबर आपको देखने को मिलता है ना बच्चा, वो एक्चुअली में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो आपका इलास्टिक फाइबर है ना, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी और जो इलास्टिसिटी होता है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक। तो आप यहां पर लिखो, आप यहां पर लिखोगे क्या, सबसे पहले आप लिखोगे ये कैसा है, ब्राइट। आप लिखोगे ये है आपका ब्राइट एंड वाइट फाइबर्स, ये है आपका ब्राइट एंड वाइट फाइबर, इसलिए इसको वाइट फाइबर भी कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा ये किससे मिलकर बना है, तो आप लिखोगे कंपोज्ड ऑफ, आप लिखोगे बच्चों कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ये प्रोटीन फाइबर है तो प्रोटीन का बना हुआ होगा ना। अब कौन से प्रोटीन का, कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ है। कौन, कोलेजन फाइबर। इसके अलावा ये आपका किसमें प्रेजेंट है, बंडल में। तो आप लिखोगे प्रेजेंट इन बंडल। देखो क्लियरली आपको दिख रहा है ये बंडल में प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या आपको ब्रांचिंग दिख रही है कोलेजन फाइबर में, कहीं भी नहीं। तो आप लिख दोगे ये कैसा है बच्चों, अनब्रांच्ड। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, ये प्रोवाइड करता है बच्चा आपकी स्ट्रेंथ। अरे यार ये ऑन है क्या यार, ये अभी भी टच वाला, रुको एक मिनट, कहाँ से डिलीट होगा यार ये रहा। आओ चलो देखो, तो आप यहां पर लिखोगे ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चा, ये प्रोवाइड करता है आपकी स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब जरा देखो इलास्टिक फाइबर को, इलास्टिक फाइबर कैसा है, येलो इन कलर, येलो इन कलर। तो आप यहां पर लिखोगे सो नोन एज येलो फाइबर, इसलिए इसको येलो फाइबर भी कहते हैं भैया। तो नोन एज येलो फाइबर। इसके अलावा भैया किससे मिलके बना है ये, तो आप लिखोगे कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। तो भैया जो इलास्टिक फाइबर है वो इलास्टिन प्रोटीन से बना है, इसलिए इसको इलास्टिक फाइबर कहते हैं, ठीक। इलास्टिन प्रोटीन से मिलके बना है। इसके अलावा ये कैसा है, सिंगल है, तो आप लिखोगे सिंगल। वो तो बंडल में था, ये सिंगल है, ठीक। इंडिविजुअल है, ब्रांच है अनब्रांच्ड है, तो आप कहोगे ब्रांच्ड है, ठीक। तो आप कहोगे ये कैसा है भैया, ब्रांच्ड है। इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करता है, ये बच्चा प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, एंड इलास्टिसिटी। बताओ क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है, हाँ या ना। देखो क्या आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए। देखो डायग्राम से ही आपको कुछ चीजें तो समझ आ गई। कोलेजन फाइबर नाम से ही पता लग रहा है कोलेजन प्रोटीन से बना है, इलास्टिक फाइबर नाम से पता लग रहा है इलास्टिन प्रोटीन से बना है। अब कलर आपको याद रखना होगा और आपको उसका स्ट्रक्चर याद रखना होगा। क्लियरली दिख रहा है भैया कोलेजन फाइबर जो है वो आपका कैसा है, ब्राइट एंड वाइट फाइबर है। इसके अलावा वो आपको क्लियरली दिख रहा है भैया बंडल में प्रेजेंट है। और क्या ब्रांचिंग दिख रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही, तो अनब्रांच्ड है। और जब बंडल में प्रेजेंट है तो भैया जो बंडल में प्रेजेंट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिंगल भैया अकेला कितनी ही मतलब जो है वो ताकत दिखा सकता है, ये जब एक साथ काफी चीजें होती है तभी तो ताकत दिखती है, ठीक। इलास्टिक फाइबर ही आपको क्लियरली दिख रहा है भैया, ये जो है येलो कलर का तो इसको येलो फाइबर कहते हैं, सिंगल है,
ब्रांचिंग आपको दिख रही है, ब्रांचिंग। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि सिंगल है। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। ठीक, नोट कर लिया? पॉज करो और नोट कर लो। चलो देखो, अब जो है आप यहां पर लिख लोगे इसके बारे में, रेटिकुलर फाइबर के बारे में, रेटिकुलर फाइबर के बारे में। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? आप लिखो यहां पर, ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का, टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर ही है, टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर ही है ये, टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर। और किससे मिलके बना है? मेड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन, मेड ऑफ या फिर कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन। तो भैया ये जो है आपका रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। बताओ क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो ये सब जितना भी मैंने अब तक आपको, पहले मैंने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू चल रहा था बच्चों, मैंने उसका डायग्राम दिखाया, फिर जो उसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स देखने को मिले, जो उसके अंदर सेल्स देखने को मिलती है, उनका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दे दिया। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल तो जान लो यार, ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है आपका? कौन? आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आप यहाँ पर लिखोगे एग्जाम्पल्स ऑफ, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बच्चों, वो डालोगे एग्जाम्पल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एग्जाम्पल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो भैया जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो आपकी स्किन के नीचे देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? प्रेजेंट बीनीथ या फिर बिलो द स्किन। बीनीथ का मतलब बिलो ही होता है बच्चों। मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। आप लिखो यहां पर प्रेजेंट बीनीथ स्लैश बिलो द स्किन, बिलो दी स्किन। अब जरा जानो, आपको फिर समझ में भी आ जाएगा नीचे क्यों प्रेजेंट है, काम क्या कर रहा है। चलो कलर कौन सा ले लिया जाए? चलो देखो पहले इस तरीके से बना लो। देखो जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। देखो बच्चों, ये आपकी एक ऊपर की लेयर है, मैं स्किन की आउटसाइड से लेयर बना रहा हूं, इसको आप कहते हो एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो नीचे होती है बच्चा, वो जो आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है डर्मिस, वो होती है डर्मिस। देखो कलर, यार यार इस पेज पे बनाना ठीक है क्या ये? हाँ चलो यहीं पर ही बनाएंगे इसको। मार्किंग के लिए कोई और कलर ले लिया जाए। मार्किंग के लिए चलो आप ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ये आपको क्या दिख रही है बच्चों? ये आपको दिख रही है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि जो डर्मिस के ऊपर की लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक। और ये क्या होगा? ये होगी आपकी बच्चा डर्मिस, ये हो गई आपकी डर्मिस। और मैं आपको बता दूं, जो डर्मिस और एपिडर्मिस है ना, ये दोनों मिलके ही आपका स्किन बनाती हैं। जो आप स्किन स्किन कहते हो ना, जो आपको दिखती है ऊपर से, देखो ये स्किन आपको दिख रही है, तो ये एपिडर्मिस है ऊपर की, और इसके नीचे एक लेयर और है डर्मिस। तो ये दोनों मिलके आपका क्या बनाती हैं? स्किन का फॉर्मेशन करती है। जो डर्मिस के नीचे वाली होती है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं उस लेयर को? देखो जरा ध्यान से, उस लेयर को हम कहते हैं बच्चा आपका हाइपोडर्मिस। तो देखो ये जो आपको दिख रही है बच्चा, ये है आपकी हाइपोडर्मिस, ये है आपकी हाइपोडर्मिस। तो देख, ये क्या दिख रही है तेरे को यहाँ पर? तेरे को यहाँ पर दिख रही है हाइपोडर्मिस। और ये जो हाइपोडर्मिस है यहीं पर प्रेजेंट है तेरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो तेरे को ये हाइपोडर्मिस दिख रही है बच्चा, इसी में प्रेजेंट है तेरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन प्रेजेंट है तेरा? तेरा प्रेजेंट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और अब इसके नीचे कौन प्रेजेंट है? तो बच्चा इसके जो नीचे प्रेजेंट है वो है तेरी मसल्स, वो है तेरी मसल्स। तो अब तुझे क्या दिख रहा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअल में कर क्या रही है भैया? ये जो है स्किन को मसल्स से जोड़ने का काम कर रही है। ये क्या है? ये है आपकी मसल्स, ये है आपकी बच्चा मसल्स। तो ये जो बिलो द स्किन जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? बीनीथ द स्किन, बिलो द स्किन। क्या कर रही है? ये कनेक्ट करती है स्किन टू मसल, कनेक्ट स्किन टू मसल्स।
कनेक्ट स्किन टू मसल्स। बताओ क्या तेरे को समझ में आ गया, हाँ या ना? मैं हटूं एक बार तो देख जरा, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है बच्चा वो आपको हाइपोडर्मिस में देखने को मिल रही है, बट सीधे मैं बोल देता हाइपोडर्मिस में देखने को मिल रही है, कनेक्ट करती है स्किन को मसल से, आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपको पहले समझना होगा कि भैया एक एपिडर्मिस होती है फिर नीचे डर्मिस होती है, ये दोनों मिलके आपकी स्किन बनाती है, और उसके नीचे स्किन के नीचे प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस, और उस हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है मसल्स। तो जो हाइपोडर्मिस है वहां पर आपको देखने को मिलता है भैया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली क्या कर रहा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भैया, स्किन को मसल से जोड़ने में मदद कर रहा है। अब यहां पर मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, ये जो तुम्हें डर्मिस दिख रही है ना, क्योंकि मुझे आगे लिखवाना है तो चलो मैं यहीं पर लिखवा देता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, ये जो आपको बच्चा डर्मिस दिख रही है, ये जो आपको डर्मिस दिख रही है, देख, अरे यार ये क्या हो गया, तो ये डर्मिस किसका एग्जाम्पल है, लिख यहीं यहीं पर लिख ले आजा चल। इस डर्मिस में जो है आपको कौन देखने को मिलता है, ये जो डर्मिस है बच्चा इसके अंदर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलता है किसमें, डर्मिस में, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इससे आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो पता लग ही रहा है, इसके अलावा आपको इस डायग्राम से ये भी पता लगा जो डर्मिस है वहां पर कौन प्रेजेंट है, आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। बताओ क्या आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आपको एक जो है एग्जाम्पल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का समझ में आ चुका है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, आओ चलो, पॉज करके नोट कर लो, देखो पॉज करो और नोट कर लो। कर लिया पॉज, हो गया नोटेड? चलो आओ देखो, मैं एक तो तुम्हारे आगे आ जाता हूं। तो दूसरा एग्जांपल है बच्चा, वो आपने कहां देखा था कनेक्टिव टिश्यू को, याद है, एपिथीलियम, यानी एपिथीलियल टिश्यू। उसको भी तो सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा था भैया, कनेक्टिव टिश्यू ही तो करता है। तो बेटा वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही है। कौन है वो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो आप यहां पर लिखोगे दूसरा एग्जाम्पल, जो आप सेकंड एग्जाम्पल लिखोगे बच्चा, वो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर्व एज, सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम, क्योंकि भैया एपिथीलियल टिश्यू को एपिथीलियम भी तो कहते थे। सपोर्ट एज, सॉरी, सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथी, फॉर एपिथीलियम, फॉर एपिथीलियम। वे सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है, किसके लिए, एपिथीलियम के लिए। डायग्राम बना के दिखाऊं फिर से, चलो आओ देखो बना देते हैं। तो इस तरीके से समझो, ये आप, ये देखो, इसको समझो एपिथीलियम, ठीक है। और इसी एपिथीलियम के नीचे आपको कौन देखने को मिल रहा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो रेड से बना लेता हूं, यार ज्यादा मोटी हो गई है, कोई बात नहीं। चलो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन मिलता था, देखो इस तरीके से मैंने बनाया था ना डायग्राम। ये ये देखो, ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहेंगे। तो ये आपको क्या दिख रही है, ये है बच्चा आपकी एपिथीलियम, ठीक। ये आपको दिख रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो इसके नीचे यहां पर देखने को मिल रहा है, ये क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो भैया एपिथीलियम में जो है आपको उसके लिए क्या करता है, ये एपिथीलियम के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। कौन, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो यहां पर हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू समाप्त होता है, ठीक है। बट अब इसके बाद आ जाता है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको याद होगा बेटा एडिपोज, एडिपोसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या होती है एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एक ऐसी सेल होती है बच्चा जो एक्चुअली में क्या करती है, जो स्पेशलाइज्ड हो चुकी है किस काम के लिए, आपके फैट को स्टोर करने के लिए, उसको हम कहते हैं आपका बच्चा क्या, एडिपोसाइट्स। और आपको मैं ये भी बता दूं, जो एडिपोसाइट होती है ना, इसको पता है किससे बनती है, फिब्रोब्लास्ट से। फिब्रोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एडिपोसाइट के अंदर, जिससे कि ये अपने अंदर फैट को स्टोर कर सके।
और जिस कनेक्टिव टिश्यू का नाम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा देखने को मिलेगी वो कौन सी सेल की देखने को मिलेगी, एडिपोसाइट की देखने को आपको मिलेगी। तभी तो हम इसको कहते हैं क्या आपका, तभी तो हम इसको कहते हैं बच्चा आपके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, आओ देखो, तो आप जो है यहाँ पर सेकंड डालोगे क्या, आप यहाँ पर डालो, एक मिनट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, आप डालो बच्चों यहाँ पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो है एनसीईआरटी बच्चा बड़ा ही अजीब है। कैसे, आपको पता है कि हर चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी समरी करके देती है एक पैराग्राफ, जिसके अंदर पूरे चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के एज अ समरी वहां डाल दिया जाता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो एक्चुअली में लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सर, बट वहां पर एनसीईआरटी लिखती है इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आप समझ रहे हो समरी में क्या लिखती है कि ये जो है आपका एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बताओ क्या मैं इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मानूं या फिर मैं इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू मानूं, आप समझ रहे हो, क्या मैं इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मानूं या लूज कनेक्टिव टिश्यू मानूं। तो देखो एनसीईआरटी कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सॉरी एनटीए ऐसा कभी नहीं करेगा कि दोनों स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है भाई, एनसीईआरटी में तो लिख रहा है, तो स्टेटमेंट तो इनमें से एक ही आएगा। समझ में आ गया आपको। तो अब दोनों आपको चीजें याद रहे, इसलिए आप लिखोगे कि ये एक स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और हमने यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड शब्द क्यों यूज करा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो चुकी है, और वो है कि भैया इसको स्टोर करना है फैट। ये आपको समझ में आ गया कि क्यों हम इसको जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी इसको कहती है स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो शब्द आपको याद रखना है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कोई बात करे तो वो स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल है आपका, जो है क्या कहते हैं आपका ब्लड है, समझ रहे हो, ब्लड और लिम्फ है, ये हैं आपके क्या है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। बट एनसीईआरटी साथ साथ समरी के अंदर ये भी बताती है कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बट आपको इसको इस तरीके से नहीं समझना है, उनको और क्लैरिफाई करना था। ये एक स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी ये स्पेशलाइज्ड हो चुका है, स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये स्पेशलाइज किस फंक्शन के लिए हुआ है, ये स्पेशलाइज हुआ है बच्चा आपके, आप लिखोगे स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, जिससे कि बच्चा ये क्या कर सके आपके फैट को स्टोर कर सके, टू स्टोर फैट। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया, हाया ना मुझे इतना बताओ। अब होता क्या है, यहां पर आपको देखने को मिलती है भैया एडिपोसाइट। अब मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं एडिपोस टिश्यू का, जरा ध्यान से देखना। ये देखो, मैं इसने जो है एक पूरा पूरा टिश्यू लिया है, जिसके अंदर आपको मैं अलग से सेल बना के दिखाऊंगा। तो ये जो आपको एक पर्टिकुलर दिख रहा है ये क्या है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रही है बच्चा, ये एक सेल है जिसको आप एडिपोसाइट कर रहे हो, जिसका कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाया है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, और जो अंदर का वाइट वाइट एरिया दिख रहा है ये वही एरिया है जहां पर फैट को क्या करा जा रहा है, स्टोर करा जा रहा है। समझ में आ गया। इस टिश्यू में तो बच्चा आपको कई सारी एडिपोसाइट सेल दिख रही है, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा टिश्यू है, ये एक पर्टिकुलर सेल नहीं है। सेल तो मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ गया ये कि भैया इसका न्यूक्लियस कहाँ दिख रहा है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ दिख रही है, और फैट स्टोरेज एरिया। ठीक है, अब मैं डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा, आओ चलो। अब इसको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ, आप लिखोगे बच्चा आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स प्रेजेंट। यहाँ पर एडिपोसाइट्स का नंबर बहुत ज्यादा है। और ये जो एडिपोसाइट्स हैं ये कैसे मिलके बनी है, कैसे बनी है, तो देखो जो आपकी फिब्रोब्लास्ट थी, तो बच्चा जो आपकी फिब्रोब्लास्ट थी वो क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या करती है बच्चा, वो कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू एडिपोसाइट, वो कन्वर्ट हो जाती है बच्चा आपके एडिपोसाइट में, वो कन्वर्ट हो जाती है आपके एडिपोसाइट में।
अब एडिपोसाइट कैसी दिखती है, जरा डायग्राम देख लो एडिपोसाइट का। तो ये देखो, ठीक, यहाँ इस तरीके से मैं बना देता हूँ न्यूक्लियस। और ये देखो, ये जो तुम्हें इतना ये जो एरिया दिख रहा है पिंक कलर से, ये क्या है, ये भी फैट स्टोरेज एरिया है। यहीं पर फैट को स्टोर करा जाएगा। तो चलो आओ मार्किंग कर देते हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस। ये दिख रहा है बच्चा आपको न्यूक्लियस। ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है फैट। ये क्या दिख रहा है बच्चा आपको, फैट। और ये क्या दिख रही है, ये है बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप पीएम कहते हो। बताओ हाँ या ना, क्या हम इसको पीएम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। क्या आपको ये डायग्राम क्लियर है, हाँ या ना बताओ, मैं हटूं एक बार। क्या ये डायग्राम आपको क्लियर है बच्चों, बेहतरीन तरीके से। चलो देखो अब आगे, समझ में आ रहा है ना आपको कि फिब्रोब्लास्ट जो है बच्चा वो आपकी कनेक्ट कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, एडिपोसाइट के अंदर। जिसमें आपको दिख रहा है जैसे ही ये फैट स्टोरेज एरिया बढ़ा तो इसने न्यूक्लियस को पुश कर दिया कहाँ की तरफ, आपके बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक, चलो नोट करो, पॉज करो और नोट करो। ड्रॉ कर लिया, हो गया नोट। चलो आओ देखो, अब आपको एक चीज समझनी है, क्या, जरा देखो ध्यान से, देखो कि जो आपका बच्चा एक्चुअली में जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, हमारी बॉडी क्या करती है, उनको जो है इमीडिएटली कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, आपके फैट के अंदर। और बाद में इसी फैट को स्टोर करा जाता है किसके अंदर, एडिपोसाइट्स के अंदर। क्या आपको समझ में आया, जो आपके एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, आपके फैट्स के अंदर, और उसे स्टोर कर दिया जाता है एडिपोसाइट्स के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या है, कभी आपने सुना है सब क्यूटेनियस फैट के बारे में, आपने आमतौर पर सुना होगा, हम कह देते हैं यार देखो मोटा हो रहा है, देखो उसकी चर्बी बढ़ रही है। तो बच्चे जो चर्बी की यहाँ पर बात करी जा रही है वो एक्चुअली में क्या है, आपका सब क्यूटेनियस फैट, यानी कि ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। यानी कि जो स्किन के नीचे जस्ट फैट की जो लेयर आपको देखने को मिलती है वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो आता है बच्चा विसरल फैट। अब देखो विसरल का मतलब होता है बेटा इंटरनल ऑर्गन, ठीक, विसरल शब्द बेटा इंटरनल के लिए ही आता है, बिल्कुल आता है। तो जो आपके कुछ विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, किडनी, लिवर, तो इनके सराउंडिंग में क्या देखने को मिलती है आपको, जो है एक फैट की लेयर देखने को मिलती है जिनको सराउंड करती है। बेसिकली क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। कभी आप गिर जाओ, कोई डैमेज हो जाए, कोई आपको मारे कुछ करे, तो एक कुशन होना चाहिए ना जिससे कि उनको प्रोटेक्ट करा जा सके, तो वो फैट लेयर का ये काम करती है। कौन सी, आपकी विसरल फैट। तो ये जो है आपके दोनों एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। क्या आपको समझ में आ गया, सब क्यूटेनियस फैट के बारे में और विसरल फैट के बारे में, दोनों ही अपने आप बता रहे हैं अपना नाम। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे बच्चा कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिनको यूज नहीं करा जा रहा है, विच आर नॉट यूज्ड, विच आर नॉट यूज्ड, विच आर नॉट यूज्ड। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू, जिनको भैया इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, इनका भी यूज नहीं है, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स, एंड स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स। और उनको कहां पर स्टोर कर दिया जाता है, किसके अंदर बच्चा, आपके एडिपोसाइट्स में, स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स। बताओ समझ में आ गया, एग्जाम्पल पे आ जाओ चलो। एक इसका एग्जाम्पल आता है बच्चा आपका क्या, सब क्यूटेनियस फैट, सब क्यूटेनियस, देखो नाम से ही पता लग रहा है स्किन के नीचे का फैट, सब क्यूटेनियस फैट। तो आप इसमें क्या लिखोगे, तो आप यहां पर लिखोगे लेयर ऑफ फैट, जिससे कि आपको याद रहे, लेयर ऑफ फैट,
लेयर ऑफ फैट जस्ट बीनीथ द स्किन, ये जो स्किन के नीचे प्रेजेंट है फैट की लेयर, उसको आप, वो जो है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, जस्ट बीनीथ द स्किन। दूसरा जो आता है इसका एग्जांपल, एक सबक्यूटेनियस फैट हो गया, दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं बच्चा विसरल फैट। एग्जांपल्स और भी कई सारे हो सकते हैं बट तुम इन्हीं को याद रखो, ठीक। एक तो सबक्यूटेनियस फैट, एक विसरल फैट। तो आप यहां पर लिखोगे फैट सराउंडिंग विसरल ऑर्गन्स। और क्या करता है भैया, प्रोवाइड करता है कुशनिंग या फिर शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। फैट सराउंडिंग विसरल ऑर्गन्स, फैट सराउंडिंग विसरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट किडनी, लाइक किडनी कॉमा हार्ट, लाइक किडनी कॉमा हार्ट, ठीक। और ईटीसी लगा दो यहाँ पर। क्या करता है, एक्ट एज, आप यहाँ पर लिखोगे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह जो है वो क्या करता है बच्चों, आपका काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर। बताओ समझ में आ गया, मैं हटूं एक बार, चलो आओ। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप जो है नोट कर लोगे, जो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वीडियो को पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद हम चलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर। और डेंस में क्या होगा कि भैया वहां पर फाइबर्स भी ज्यादा है, सेल्स भी ज्यादा है, और जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, कम है। और जो फाइबर्स और सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, बहुत ज्यादा क्लोजली जो है बेटा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक। फिर उसके हम टाइप्स आपको बताएंगे। देखो चलो, नोट कर लिया होगा तुमने ये। अब आप डालोगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप क्या लिखोगे कि यहां पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, फाइबर्स ज्यादा है, मोर फाइबर्स लेस मैट्रिक्स। उल्टा है किसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, मोर फाइबर्स लेस मैट्रिक्स, मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स। और आप लिख सकते हो फाइबर्स और सेल्स जो है वो कैसी हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। फाइबर्स एंड सेल्स आर, फाइबर्स एंड सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो उसी के बेसिस पे दो तरीके का होता है। अब ये इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, अगर आपका जो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इनका एक पैटर्न में ये अरेंज है तो इसको कहते हो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और रैंडमली अरेंज्ड है, कोई भी कहीं पर है, तो आप उसको कहते हो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो फाइबर्स एंड सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। और दो तरह का ये आपको देखने को मिलता है, एक है आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड इज ऑफ व्हाट टाइप, आप यहां पर लिखोगे बच्चा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा है आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, देखो डायग्राम भी मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं, ये देखो। अब जरा देखना, मैं फाइबर्स और सेल्स बनाऊंगा, ठीक है। कलर, चलो इसी को ले लेते हैं। तो ये देखो मैं फाइबर्स यहाँ पर बना रहा हूँ, दिख रहे हैं आपको ये फाइबर्स। अरे यार ये टेढ़े हो गए, एक मिनट रुको, सही करने दो इनको। ये देखो, फिर आपको सेल्स दिखेंगी यहाँ पर, ये रही आपकी सेल्स, ठीक। और फिर आपको यहाँ दिखेंगे फाइबर्स। तो देख लो एक अरेंजमेंट है, एक आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, पैरेलली अरेंज्ड है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या बन रहा होगा, देखो इस तरीके से मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंसेस आपके, देखो
ये देखो। और जब मैं आपके डेंस इरेगुलर की बात करता हूं, देखो जरा ध्यान से, पहले तो मैं यहां पर ग्राउंड सब्सटेंसेस बना देता हूं इसमें, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये आपके क्या हो गए, फाइबर्स हो गए। अब जरा सेल्स देखना, ये एक सेल यहां पर पड़ी, एक सेल यहां पर पड़ी है, एक सेल यहां पर पड़ी है। क्या कोई अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? नहीं, आपको किसी भी तरह का कोई भी अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। देख रहे हो किस तरीके से रैंडमली ये सारे के सारे अरेंज्ड हैं? क्या डायग्राम से आपको क्लियरली हो रहा है डेंस, रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस? देखो, डेंस का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया, जब मैट्रिक्स कम हो, फाइबर ज्यादा हो, यानी कि सेल्स और फाइबर जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड हो। अब इनका जो पैकिंग है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप एक पैटर्न में करो, ठीक है, एक रेगुलर मैनर में करो, तो आप उसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कह दो। एक रैंडमली अरेंज कर दो, तो उसे आप कहोगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊं एनसीईआरटी का, चलो आओ देखो, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं एनसीईआरटी का। जरा देखो ध्यान से, ये कोलेजन फाइबर दिखाया है, हाँ, यहाँ पर भी कोलेजन फाइबर दिखाया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, पहले वाले में आपको जो एक पैटर्न दिख रहा है, देख रहे हो किस तरीके से अरेंजमेंट है? तो भैया ये क्या है, रेगुलर है, ये रेगुलर वाला है, और ये है आपका इरेगुलर, क्योंकि दूसरा वाला जो आपका फिगर है उसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है। देखो, फाइबर इस तरीके से अरेंज है, सेल कहीं पर पड़ी है, फाइबर फिर यूं पड़ा है, फिर सेल कहीं पर पड़ी है, पर वहां एक पैटर्न है। वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो आपके सेल्स और फाइबर्स हैं उनको जो है आपको एक पैरेलल पैटर्न में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया आपको? डायग्राम भी समझ में आ गया? तो चलो लिख देते हैं और इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप इस तरीके से यहां पे लिखो, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर लिखो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये आपने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच दो, देखो, ये देखो। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो, डायग्राम तो वहां पर आपने देख लिया था, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट इन रोज। तो आप लिखोगे सेल्स प्रेजेंट इन रोज, देखो रोज में प्रेजेंट है ना, सेल्स प्रेजेंट इन रोज बिटवीन, और कहां पर प्रेजेंट है सेल्स? अरे यार ये क्या है, एक मिनट, हटना जरा। अरे यार ये क्या है, कट, ये ऑन ही रह जाता है क्या यार हर बार मुझसे? तो सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? बेस सेल्स जो है रोज में प्रेजेंट है, और ये सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। अब जरा डायग्राम को देखो और आपको ये लाइन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या आपको बंडल ऑफ फाइबर्स दिख रहे हैं? बिल्कुल। क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है? बिल्कुल। और इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है? आपकी सेल्स प्रेजेंट है, जो कि रोज में अलाइन है। समझ में आ गया, हाँ या ना? बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल। जब मैं बात करता हूं डेंस इरेगुलर की, तो आप लिखोगे सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स। और जब मैं फाइबर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर बच्चा आप लिखोगे मोस्टली कोलेजन। डेंस इरेगुलर में आपको मोस्टली कोलेजन देखने को मिलता है, ये एनसीईआरटी क्लियरली बताती है, और आपको भी ये वाली बात याद रखनी है, ठीक। सेल्स एंड फाइबर्स आर रैंडमली अरेंज्ड, आर रैंडमली अरेंज्ड। भैया वो रैंडमली क्या है, अरेंज्ड है, इसलिए इसको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हम कह रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्या मैंने बच्चों आपको डर्मिस लिखाया था, यानी कि स्किन, वहां पर मैंने बता तो दिया था भैया डेंस इरेगुलर देखने को मिलता है। और जब आप डेंस रेगुलर की बात करते हो तो इसके दो एग्जाम्पल आते हैं, एक आता है बच्चा इसका टेंडन, दूसरा आता है बच्चा इसका लिगामेंट। आपने लिगामेंट शब्द तो सुना होगा, कभी आपने मैच देखा है क्रिकेट का मैच? तो कभी क्रिकेटर्स को इंजरी हो जाती है या फिर फुटबॉल वालों को इंजरी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि यार उनका लिगामेंट टीयर कर गया। कभी तो आपने हेडलाइन पढ़ी होगी किसी ना किसी न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया पर कि यार फील्डिंग करते हुए किसी भी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी का लिगामेंट टीयर कर गया।
तो लिगामेंट एक्चुअली में करता क्या है? तो होता क्या है, आपके शरीर में बेटा बोन्स प्रेजेंट है और मसल्स प्रेजेंट है। जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने में मदद करता है वो मदद करता है लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है? आप लिखोगे लिगामेंट कनेक्ट करता है किसको? लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने में कौन मदद करता है? लिगामेंट। जबकि जो टेंडन होता है वो कनेक्ट करता है आपका मसल टू बोन। एक मसल को बोन से जोड़ने में मदद करता है, मसल टू बोन। बताओ क्या यहां तक आपको क्लियर है? क्या आपको अच्छे से जो है सारे के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। टेंस रेगुलर के आपको समझ में आ गए? टेंडन लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। जबकि जो टेंडन होता है बच्चा, वो आपकी एक मसल को जो है बोन से जोड़ने में मदद करता है। आप यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। कर लिया पॉज? हो गया नोट? तो आज का जो लेक्चर था बच्चों, मैंने आपको यहीं तक पढ़ाना था। इसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका लेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। तो चलो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और यार थोड़ी सी पढ़ाई उस तरीके से नहीं चल रही है, नहीं तो मैं प्रॉपर लेक्चर ले पा रहा हूँ अपने काम की वजह से, बट अब मैं हम जो है आपके लिए प्रॉपर जो है बच्चों लेक्चर्स आपको डेली अब देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ यार, जो आपके 12th के जो हल्के फुल्के चैप्टर्स हैं, जैसे कि इकोलॉजी हल्की है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी मैं तो उसको मीडिएट में रखता हूँ, ठीक है, इजी नहीं, मॉडरेट कहूंगा मैं उसको। बट कुछ लोग डिफिकल्टी में ले जाते हैं, तो हम उसके बाद उसको भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पैरेलली हम 12th भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो चलो मैं देखता हूँ, इस बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक। बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, अभी भी मेरा गला इतना सही नहीं है, ठीक। तो चलो मैं मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।